अगर हम फेमिनिज्म की दुनिया में सफ़र करें तो हमें एक बात सबसे ज़्यादा जो आपको नज़र आती है वो ये है कि विमेन जो हैं, विमेन मस्ट राइट अबाउट देमसेल्फ, विमेन मस्ट राइट अबाउट अदर विमेन, विमेन मस्ट एनकरेज अदर विमेन टू राइट अबाउट विमेन। ये एक बहुत ही बड़ा जो स्लोगन है हमें नज़र आता है फेमिनिज्म के हवाले से। चूँकि ये कहा जाता है कि जो मैन है वो औरत के साथ सोना पसंद करता है, जागना पसंद नहीं करता। तो ये जो जागने की टर्म है, इसका मतलब ये है कि औरत को जीना चाहिए मगर अपनी शर्तों से। उसके पास क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो कैसे ज़िंदगी को गुजारे, उसकी ज़िंदगी का जो एक मयार है वो कैसे होना चाहिए। फिर जब औरत के बारे में लिखेगी तो उसका क्या आउटकम होगा, जब औरत दूसरी औरत को एनकरेज करेगी लिखने के लिए तो उसका क्या आउटकम होगा। इससे किस तरह की एक खूबसूरत औरतों के लिए एक दुनिया, एक फ़ज़ा बनेगी। तो औरतों को कैसे चीज़ों को लेना चाहिए, उनको कैसे मौक़े मिलने चाहिए ताकि वो बहुत कुछ अच्छा लिख सकें। अगर हमारे जहन में ये सवाल आए और हम इसके बारे में जानना चाहें तो हमें वर्जीनिया वुल्फ की तरफ जाना पड़ता है, और उससे अगर हम बात करें तो वो हमें कहती हैं कि आप मेरा काम ए रूम ऑफ वंस ओन पढ़ें। अब ये क्या है, ये एक एस्से है। बुनियादी तौर पर ये लेक्चर थे और ये एक एस्से की फॉर्म में इसको पब्लिश कराया गया। अब इससे पहले कि मैं आप लोगों को वर्जीनिया वुल्फ के रूम ऑफ वंस ओन में ले जाऊं, आप मेरे चैनल पर जाके उसे सब्सक्राइब करें, उसके साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए चलते हैं वर्जीनिया वुल्फ की तरफ और उनसे पूछते हैं कि रूम ऑफ वंस ओन से आपका क्या मतलब है। तो अगर हम उनसे पूछें कि इससे क्या मुराद है तो वो हमें ये बताती हैं कि उनको एक दफ़ा एक लेक्चर देने के लिए वेमेन एंड फिक्शन इस टॉपिक पे लेक्चर देने के लिए उनको बुलाया गया। कुछ नौजवान औरतों के सामने उनको लेक्चर देना था और ये दो कोई कॉलेजेस थे, विमेन कॉलेजेस थे जहाँ पर उन्होंने लेक्चर देना था। अब चूँकि उन्होंने वहाँ पर लेक्चर देना था और उसका टाइटल था विमेन एंड फिक्शन, तो वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं कि मैंने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया कि मैंने वहाँ क्या बोलना है, इसका मुसब्बदा कैसे तैयार करना है, इसकी आउटलाइन कैसे बनानी है। तो ये फिर वो कहती हैं कि मैंने ये सोचा कि बजाय इसके कि मैं इसको वहाँ जाके स्पीच करूँ, मैं उनको इसको एक और अंदाज से पेश करने की कोशिश करती हूँ। फिर वो एक कुछ फिक्शनल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाती हैं और इससे ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। और वो कैरेक्टर उसमें एक है मैरी बैटन है, एक मैरी सेटन है और तीसरा कैरेक्टर है मैरी करमाइकल। अब ये है क्या, वो कहना चाहती है कि ए रूम ऑफ वंस ओन कि विमेन एंड फिक्शन। तो ये बताती है कि हमें ये औरत एक अच्छी राइटर कैसे बन सकती है। वो कहती है कि उस दौर में, अब जो बातें से वहाँ कहती है कि एक तो ये है कि उनके पास उनका अपना प्राइवेसी हो, उनका अपना घर हो जो उनके पास नहीं है। फिर दूसरा, उनके पास अपने पैसे हों, उनकी अपनी दौलत हो, उनको कमाने के लिए परेशान ना होना पड़े, एक दूसरा प्रॉब्लम। और तीसरा ये होता है कि उनके पास एक ट्रेडिशन होनी चाहिए और ट्रेडिशन भी लैकिंग है। तो और फिर ये इसके बाद वाली वो बात वो कहती है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी के लिए हमें उसके अगेंस्ट कुछ करना पड़ेगा ताकि विमेन को आज़ादी हो लिखने की, वो खूबसूरत तरीके से लिख सकें। अब ये इस नतीजे पर कैसे पहुंची कि उसका अपना एक उसकी स्पेस हो, उसका घर हो, उसके पास पैसे हों, उनकी ट्रेडिशन हो और फिर पैट्रियार्कल सोसाइटी को चैलेंज किया जाए। तो अब ये बताने के लिए उन्होंने एक कहानी का भी सहारा लिया है। अब इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि जो राइटिंग जो होती है ना, ये एक एक्टिविटी होती है। उस दौर में ये कहा जाता था कि ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका औरतों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, औरतों को वो नहीं लिख सकती। अब ये सारी चीज़ें चूँकि वर्जीनिया वुल्फ के ज़हन में थी तो अब इनको वो हैंडल करती है, इनको टैकल करती है। अब इस कहानी को इस तरह सा शुरू किया है कि सबसे पहला जो कैरेक्टर है मैरी बैटन, तो उसके बारे में बताया उसने कि वो
इस टॉपिक पर ये खुद समझ लें कि वर्जीनिया वुल्फ है, तो कहती है कि ये वो सोच रही है कि विमेन फिक्शन के ऊपर मैंने बोलना है, तो चूँकि मैंने बोलना है तो मैं फिर इसके लिए मुझे मटेरियल भी चाहिए। तो इस दौरान फिर वो सोचते सोचते वो कहती है कि वो जो एक ऑक्सब्रिज, अब ये भी एक फिक्शनल ऐसे मतलब आप समझ लें यूनिवर्सिटी उसने बनाई है, जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज उनके वर्ड्स को मिला के, वहाँ पर ना जाके बैठ जाती है घास के ऊपर, तो उसको वहाँ से उठा दिया जाता है कि यहाँ पर सिर्फ स्कॉलर्स या फेलोज बैठ सकते हैं। फिर वो लाइब्रेरी में जाती है जहाँ पर उसको कहा जाता है कि यहाँ पर लाइब्रेरी में भी औरतों को बैठने की इजाज़त नहीं है। चलते चलते वो एक चर्च के पास से गुजरती है और वहाँ पर जो बड़े बड़े डीन्स हैं यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर वो जा रहे होते हैं, तो ये सोचती है कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनको कितना खर्चा होता होगा, कितने पैसे आते होंगे इनके खर्चे के लिए, और कहाँ से ये लोग डोनेट करते हैं यूनिवर्सिटीज़ को चलाने के लिए, ख़ासकर वो यूनिवर्सिटी जो यहाँ पर मेल्स पढ़ते हैं। इस तरह उसके जहन में पैसे का ख्याल आता है। और फिर जब वो वापस आती है अपने हॉस्टल में, तो अपनी वो जो दूसरी उसके साथ दोस्त होती है, मैरी सैटर्न करेक्टर है, उसके साथ इसके लिए बातें करती है कि कैसे विमेन जो कॉलेजेस हैं उनको इग्नोर किया जाता है, उन पर इतने पैसे खर्च नहीं किए जाते, और उनको चलाने के लिए मेन के लिए जो कॉलेजेस हैं जो मेल के लिए उन पर खर्चा किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो अब दोबारा लाइब्रेरी में जाती है, तो जब वो लाइब्रेरी में जाती है तो अब अगले दिन उसको एंट्री दे दी जाती है। वहाँ पर वो देखती है कि पूरी लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी बुक्स पड़ी हुई हैं वो सारी की सारी मेल्स ने लिखी हुई हैं। वो बहुत कुछ ढूंढती है कि मैं किसी फ़ीमेल की किताब ढूंढूं जिसमें फ़ीमेल के बारे में लिखा हो, तो उसको नहीं मिलती। तो फिर वो थोड़ा टाइम गुजारने के लिए चहलकदमी करती है, तो वो एक ड्राइंग सी बनाती है प्रोफेसर वॉन एक्स की, जो बड़ा ना भद्दा सा अगली किस्म का बदनुमा किस्म का आदमी है। तो वो सिर्फ शक्ल से बदनुमा नहीं है, वो कहती है कि ये ऐसे ही समझ लें कि जैसे ये औरतों के ख़िलाफ़ लिखा हुआ है ना सारा कुछ, पॉलिटिकली, सोशली, मॉरली, एथिकली, तो ये सारा कुछ बकवास करते हैं। जिस तरह ये प्रोफेसर आपको नज़र आ रहा है, ये लोग भी ऐसे ही करते हैं। तो वो इसको ना यानी ये लोग जानबूझ के औरतों के ख़िलाफ़ लिखते हैं। अब ये इस करैक्टर के ज़रिए, और फिर इसके अलावा जो नेक्स्ट जो उसका पार्ट है उसमें लाइब्रेरी में जाने के बाद फिर वो लंच करती है एक जगह, और लाइब्रेरी से निकलने के बाद अब उसको पास पैसे होते हैं, वो पे करती है, तो उसके जहन में आता है कि मुझे जो जायदाद से पैसे मिल रहे हैं, मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ, बहुत लकी हूँ। अब तो चूँकि मेरे पास पैसे हैं तो मैं अपनी आज़ादी से सोच सकती हूँ, जी सकती हूँ अपनी मर्ज़ी से, अपनी शर्तों से, जो चाहूँ लिखूँ, जो चाहूँ करूँ, मेरे पास सब टाइम है, मैं सोच सकती हूँ, आज़ादी है मेरे पास। तो अब ये कहती है कि क्योंकि जिनके पास ये प्रॉब्लम है कि उनके पास पैसा नहीं है, उनके लिए फिर कमाएं उसको, या फिर वो सोचें या कुछ लिखें। और फिर वो एक बात सोचती है थर्ड पार्ट में कि एलिजाबेथन एज में जो एलिजाबेथन एज जो थी ना, उसमें मार्लो, शेक्सपियर, ये दो बहुत बड़े नाम हैं, ह्यूमनिज्म का बहुत बड़ा था। तो कहती है कि उस एज में जो पोइट्री क्यों नहीं लिखी, और जो औरतें उन्होंने क्यों नहीं लिखी, अगर किसी ने लिखी है तो वो लोगों तक क्यों नहीं पहुंची। तो फिर यहाँ पर वो एक कोट करती है एक बिशप को, जिसने कहा था कि कैट्स डोंट गो टू हेवन, वुमेन कैन नॉट राइट प्लेज ऑफ शेक्सपियर। वो इसको चैलेंज करते हुए कहती है कि ऐसा नहीं है। फिर वो एक और करेक्टर जूडिथ नाम का वो करेक्टर बिल्ड करती है, कहती है कि ये शेक्सपियर की बहन है, तो शेक्सपियर को मौका मिला, उसको पढ़ाई हुई उसकी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, उसको वो ग्रूम हुआ, उसका टैलेंट जो था उसको हंट किया गया, और फिर उसको इस स्टेज पर लाया गया, उसको मौके दिए गए, तो एक बहुत बड़ा राइटर बना। फिर लेकिन उसके बावजूद उसके साथ जो जूडिथ थी उसकी सिस्टर, उसको ये मौका नहीं मिला, उसको तालीम नहीं मिली, तरबियत नहीं मिली, मौके नहीं मिले, ग्रूमिंग नहीं उसकी। तो फिर हुआ क्या, वो एक राइटर नहीं बन सकी। तो कहते हैं कि क्या अगर शेक्सपियर को भी इसी तरह इम्तियाजी सलूक किया जाता जिस तरह इस जूडिथ के साथ किया जाता था, या जो उसको मौके मिले थे, तो क्या शेक्सपियर एक बहुत बड़ा राइटर बन जाता? तो कहती है कि नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता था। असल में वो कहना चाहती है कि औरतों को भी वही मौके मिलने चाहिए जो मर्दों को मिलते हैं हर तरह से। और फिर वो ये सोचती है कि ये जो औरतें हैं ये ज़्यादा मैंने देखा है कि ये फिक्शन लिखती हैं, नावल लिखती हैं, ये ड्रामा और शायरी नहीं लिखती। तो फिर कहती है कि ड्रामा और शायरी के लिए ख़ास माहौल चाहिए होता है,
आपको ख़ास स्पेस चाहिए होती है, आपका अपना कमरा हो, आपका अपना घर हो, आपका अपना रूम हो जहाँ पर कोई टेंशन ना हो, फिर आपके पास पैसे होने चाहिए, आपको वो भी आज़ादी होनी चाहिए और उसके लिए एक ख़ास किस्म की स्पेस चाहिए होती है। लेकिन और शायरी के लिए भी स्पेस चाहिए होती है, ड्रामा लिखने के लिए भी चाहिए होती है, लेकिन ये नावल लिखने के लिए इस तरह की कोई स्पेशल स्पेस की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए वो ज़्यादा फिक्शन लिखती हैं। फिर वो जेन ऑस्टिन का भी जिक्र करती हैं कि अगर उनके पास उनका अपना कमरा होता, उनके पास अपने पैसे होते, वो बहुत अच्छा कुछ लिख सकती जो कुछ उन्होंने लिखा है। फिर उन्होंने ये भी कहती हैं कि औरतों की चूँकि एक लॉन्ग ट्रेडिशन भी नहीं है शायरी की, तो इसलिए भी वो शायद मेल राइटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, वो लिखते हैं और उन्होंने इनके बारे में लिखा है। और फिर ये वो एक जो कैरेक्टर मैंने तीसरा आपको बताया था, मैरी कारमाइकल, तो उसके बारे में उसने कोई एक काम लिखा था लाइव्स एडवेंचर्स के नाम से। तो ये बैठ के ना उसको पढ़ना शुरू कर देती है और सोचती है कि उसके अंदर ना बहुत सारी गलतियां हैं, जैसे उसका सिंटैक्स सही नहीं है, सेंटेंसेस सही नहीं है, प्लॉट सही नहीं है, और वो उसके अंदर ना जो लूज किस्म की चीज़ें शामिल हैं वो बड़ा ऑथेंटिक नहीं है, वो अपीलिंग नहीं है। तो फिर वो कहती है कि इसको ना मैरी कारमाइकल को अभी शायर बनने में, इसको राइटर सही बनने में बहुत टाइम लगेगा। तो अब वो कहना क्या चाहती है, वो चाहती है कि अभी जिस स्टेज पे ये मैं लिख रही हूँ रूम ऑफ वन्स ओन, तो यहाँ पर अभी औरत को जैसे ये मैरी कारमाइकल लिख रही है, तो इसके जो हमें नज़र आ रहा है कि इसके अंदर अभी पुख्तगी नहीं है, तो आने वाली औरत को पुख्तगी चाहिए। इसके अंदर अभी वो सिंटैक्स इसका सही नहीं है, इसके अंदर वो प्लाट नहीं है, इसके अंदर प्रॉपर बिगिनिंग मिडल एंड नहीं है, इसके अंदर वो एक ऑथेंटिसिटी नहीं है, इसके थीम जो है अपीलिंग नहीं है। ये औरत को ऊपर लेके उसके बारे में बात नहीं करती थी, इसको करनी चाहिए। जब तक ये नहीं करेगी ये एक बहुत अच्छी राइटर नहीं बन सकती। तो ये एक इसने क्रिटिक किया औरतों के हवाले से भी कि ये इनको भी अभी ना, ये शायद इनकी इन्फेंसी स्टेज है, ये आगाज़ है इनका, इनको आगे निकलना चाहिए। अब वो इस सारे जो इसने जो ऐसे शुरू किया था, उन्होंने इसने बट से शुरू किया था और वो कहती थी कि बट यू मे से व्हाट हैज़ दैट टू डू विद ए रूम ऑफ वन्स ओन, के रूम का क्या तल्लक है। वो कहते हैं कि ये रूम औरतें और दूसरी औरतों के बारे में लिखें, औरतें अपने बारे में लिखें, दूसरी औरतों को एनकरेज करें कि वो और औरतों के बारे में लिखें। ये कब पॉसिबल होगा, जब उसका अपना रूम होगा, उसकी अपनी स्पेस होगी, उसका अपना घर होगा, वो आज़ादी होगी, फिर उसके पास अपने पैसे होंगे, वो आज़ादी होगी। फिर वो जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है उसके अंदर वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, उसको वो टैकल करेगी, औरत को औरत की नज़र से देखेगी, मर्द की नज़र से नहीं देखेगी, फिर किताबें लिखेगी, फिर इस तरह इनकी एक ट्रेडिशन बनेगी। और फिर वो बताती है कि फिर क्या आएगा, एक टाइम आएगा कि ये जो कहा जाता है कि राइटिंग इज़ नॉट एन एक्टिविटी दैट हैड नथिंग टू डू, इट इज़ एन एक्टिविटी दैट हैज नथिंग टू डू विद वुमेन। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक टाइम आएगा कि जब विमेन जो हैं वो विमेन के बारे में लिखेंगी, विमेन अपने बारे में लिखेंगी, विमेन दूसरी औरतों को एनकरेज करेंगी। तो फिर ये एक रूम ऑफ वन्स ओन का मतलब ये कि ये दोनों जब मेल और फीमेल दोनों लिखेंगे, दो तरह के एंगल होते हैं औरत को देखने के। एक मेल्स के एंगल से लिटरेचर लिखा जाता है फीमेल के हवाले से, जो और एक फीमेल के हवाले से लिखती है। तो ये चाहती है कि फीमेल के हवाले से लिखे और इस तरह एक जो औरत निकलेगी वो एक ऐसी औरत होगी जिसके ज़रिए हम एक सोसाइटी के अंदर एक खूबसूरत चेंज, चूँकि वो एक औरत की आवाज़ एक सोसाइटी की, एक कौम की आवाज़ बन के निकलेगी, तो एक खूबसूरत इनकलाबी सोसाइटी, एक चेंज सोसाइटी आपको नज़र आ सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।